अस्पताल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मैं और मेरे पति रमेश दोनों ही हैरान और डरे हुए थे। हमारे आसपास लोग हमें घेर कर खड़े थे। कोई आपस में फुसफुसा रहा था कि अरे इतना बड़ा बिल आया है, आखिर इसका बिल कौन भरेगा। तो कोई कह रहा था पैसा होता नहीं है और मुंह उठाकर इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आ जाते हैं। कुछ लोग हमसे सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ ताने मार रहे थे। और उसी भीड़ के बीच मैं और रमेश जी सन्न और घबराए हुए खड़े थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे ही बच्चों ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया था। वे हमें रात के अंधेरे में इस अस्पताल में भर्ती करवाकर छोड़कर भाग गए थे। ये एक बहुत बड़ा और महंगा प्राइवेट अस्पताल था, जिसकी फीस हमारे जैसे बुजुर्गों की पहुंच से बहुत बाहर थी। हम कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाते। कल रात अचानक मेरे पति को सीवियर हार्ट अटैक आया था। मैं बदहवास होकर बेटे रवि के कमरे में दौड़ी। दरवाज़ा खटखटाती रही। बड़ी मुश्किल से उसने और बहू ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि गुस्सा था कि मैंने उनकी नींद खराब कर दी। बहुत मिन्नतों के बाद वे अस्पताल लाने को तैयार हुए। मेरे पति की हालत बेहद नाजुक थी और मेरा दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि किसी सरकारी या छोटे अस्पताल में ले जाएं, ताकि डॉक्टर उन्हें देख तो लें। लेकिन रवि हमें घर से बहुत दूर एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आया। मुझे उस पल लगा कि शायद बेटा चाहता है कि इलाज अच्छे से अच्छा हो। इसी भरोसे में मैंने कुछ नहीं कहा। रात में दोनों ने मिलकर रमेश जी को एडमिट कराया और मुझे उनके पास बैठने के लिए छोड़ दिया, ये कहकर कि बस नीचे से दवाइयां लेकर आते हैं। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई और अब शाम पर वे वापस नहीं आए। डॉक्टर और नर्स आपस में बातें करने लगे कि हमारा बिल कौन भरेगा। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, ना ही रमेश जी के पास। बेटे बहू कहाँ हैं किसी को नहीं पता था। शायद वही चाहते थे कि इस तरह हमें हमेशा के लिए छोड़कर छुटकारा मिल जाए। मैंने सबको दिलासा दिया कि शाम तक मेरा बेटा जरूर पैसे लेकर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए लोग शांत हो गए, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर कह रहा था कि अब रवि शायद कभी नहीं आएगा। दोपहर से रात हो गई और तभी अस्पताल के सीनियर मैनेजमेंट के लोग आए और हमें धमकाने लगे कि अगर 50,000 रुपए की फीस नहीं भरी गई तो हमें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मैं घबरा गई। मेरे पति की हालत और बिगड़ने लगी। इस उम्र और बीमारी में जेल जाने का डर हमें अंदर तक तोड़ रहा था। हम बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। तभी उसी भीड़ में से एक 30 से 35 साल का जवान डॉक्टर आगे आया और बोला कि इन बुजुर्गों के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि रात में एक आदमी और एक औरत इन्हें एडमिट कराने आए थे और वही इन्हें छोड़कर चले गए। उसने अपनी आंखों से उन्हें जाते हुए देखा था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे में इन पर गुस्सा करना बेकार है और अस्पताल की जो भी फीस है वो खुद भरेगा। उसकी बात सुनते ही हमें जैसे कुछ पल के लिए नई सांस मिल गई। वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। हमें सुबह तक अस्पताल में रुकने की अनुमति मिल गई। लेकिन मेरे मन में ये डर बैठ गया कि सुबह होने के बाद हम जाएंगे कहाँ। मेरे पति अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे और मैं उनके पास बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। मुझे पता था कि बेटा बहू हमें पसंद नहीं करते, लेकिन ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वे हमें इस तरह लावारिस हालत में अस्पताल में छोड़ जाएंगे। हमारी जिंदगी हमेशा से ऐसी संघर्षों से भरी नहीं थी। कभी हम भी एक खुशहाल और सामान्य परिवार थे, और यही से मेरी कहानी शुरू होती है, जो इस समाज में बुजुर्गों के प्रति एक कड़वे सच को उजागर करती है। लेकिन उससे पहले अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू जाए तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। मेरा नाम नीलिमा है, उम्र 60 वर्ष। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ रही हूँ। मेरे पति रमेश जी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और साथ साथ LIC के एजेंट का काम भी करते थे। उनकी दोनों नौकरियों से हमारी ठीक ठाक सी गृहस्थी आराम से चल जाती थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी किसी चीज की भारी कमी भी महसूस नहीं हुई। मुझे शुरू से ही खाना बनाना बहुत पसंद था। नए नए व्यंजन बनाना, अलग अलग तरीके आजमाना, यही मेरी दुनिया थी। जब घर में मोबाइल आया तो मेरी ये दुनिया और भी रंगीन हो गई। YouTube और इंटरनेट से मैं तरह तरह की डिश सीखने लगी।
जब भी मैं परेशान होती या मन उदास होता तो रसोई में चली जाती और कुछ न कुछ नया बना डालती। खाना बनाना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं था, वो मेरा सुकून था। हमारी गृहस्थी बहुत खुशी से चल रही थी। हमारा एक ही बेटा था, रवि। हमने अपनी औकात से भी ज्यादा उसकी परवरिश की। उसकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर महंगे कॉलेज में दाखिला दिलाया। जितनी हमारी क्षमता थी उससे भी ज्यादा खर्च किया, बस यही सोचकर कि हमारा बेटा आगे चलकर खुश रहे, आत्मनिर्भर बने। रवि पढ़ने में ठीक ठाक था। उसने 12वीं के बाद बीटेक किया और फिर पुणे में एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगा। जिस दिन हमें उसकी नौकरी लगने की खबर मिली थी, उस दिन हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमें लग रहा था कि अब हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। रवि पुणे में अकेले रहता था। उसने वहीं एक फ्लैट लिया। कुछ पैसे उसकी अपनी सेविंग के थे और जो पैसे कम पड़ गए वो हमने दिए। इसके लिए हमने बनारस वाला अपना घर तक बेच दिया। अब जब बेटा पुणे में था तो हम दोनों बनारस में अकेले रहना नहीं चाहते थे। हमारा मन बेटे के साथ रहने का था, इसलिए मैं और रमेश जी भी बनारस छोड़कर पुणे आ गए। बनारस के घर के पैसों से रवि ने पुणे में एक बहुत अच्छा बड़ा फ्लैट खरीद लिया। हमें लगा अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। बेटा पास है, बहू आएगी, घर फिर से भरा भरा रहेगा। मेरी दिनचर्या फिर वही हो गई। सुबह जल्दी उठकर रवि के लिए नाश्ता बनाना, उसका टिफिन तैयार करना, फिर दोपहर में अपने और रमेश जी के लिए खाना। इसी बीच हमें एहसास होने लगा कि अब रवि की शादी कर देनी चाहिए। आखिर वो सेटल हो चुका था, उसे भी एक जीवन साथी की जरूरत थी। जब हमने रवि से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है। कॉलेज के समय से ही दोनों साथ पढ़ते थे और अब वो भी पुणे में ही किसी दूसरी कंपनी में काम करती थी। ये सुनकर मुझे और रमेश जी को बहुत खुशी हुई। हमें लगा चलो, बेटे ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है, अब बस हमें दोनों की शादी करवानी है। हमने बहुत धूमधाम से रवि और स्वाति की शादी करवाई। शादी के बाद भी मेरी दिनचर्या ज्यादा नहीं बदली। सबकी पसंद का खाना बनाना, घर संभालना, सबका ध्यान रखना, यही मेरा जीवन था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद स्वाति को मुझमें कोई गुण नजर नहीं आता। उसे लगता था कि मैं बिल्कुल बेकार हूं। उसकी नजरों में रमेश जी ने भी जिंदगी में कोई बड़ी तरक्की नहीं की, बस जिंदगी भर एक प्राइवेट स्कूल के टीचर रहे और साथ में LIC के एजेंट। और मैं तो उसकी नज़र में पूरी जिंदगी बस खाना ही बनाती रही। कहीं न कहीं उसने यही सोच रवि के दिमाग में भी डाल दी थी। रवि के व्यवहार से साफ झलकने लगा था। वो हमें अपने साथ कहीं बाहर बड़े होटल या किसी खास जगह ले जाने से कतराने लगा था। शायद उसे लगता था कि हम छोटे शहर से आए लोग हैं, हाई-फाई लोगों के बीच ठीक से घुल-मिल नहीं पाएंगे। हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, ना ही बड़े शहरों की चमक-दमक की आदत थी। एक दिन रवि ऑफिस से बहुत खुश होकर घर आया। उसने सबको बड़ी खुशी की खबर सुनाई। उसका प्रमोशन हो गया था और अब उसकी सैलरी भी लगभग डबल होने वाली थी। उस प्रमोशन के लिए ऑफिस की तरफ से एक बड़ा फंक्शन रखा गया था। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी फैमिली के साथ बुलाया गया था। मैं और रमेश जी बहुत खुश हुए। स्वाति तो खुशी से उछल ही रही थी। वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ गया जब पूरे परिवार को रवि के प्रमोशन के फंक्शन के लिए 5 स्टार होटल जाना था। उस दिन मैंने बहुत मन से अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, वही साड़ी जो हमारी शादी की सालगिरह पर रमेश जी ने मुझे तोहफे में दी थी। वो साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। रमेश जी के लिए भी मैंने वही कुर्ता पजामा निकाला जो उन पर बहुत जचता था। वो कुर्ता पजामा मैंने बड़े प्यार से उनके लिए खरीदा था। हम दोनों अच्छे से तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आए तो देखा कि रवि और स्वाति घर से निकलने ही वाले थे। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। स्वाति ने काले रंग की बहुत ही स्टाइलिश गाउन पहनी थी। गले में प्यारा सा नेकलेस था। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा बेटा भी काले रंग के सूट में बेहद स्मार्ट लग रहा था। मैंने आवाज दी, अरे बेटा जरा रुक जाओ, बस हम भी साथ में चल रहे हैं, हम तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हम दोनों पर पड़ी
रवि और स्वाति के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। स्वाति ने तुरंत कहा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैंने सहजता से जवाब दिया, रवि ने बताया तो था कि पूरे परिवार को इस फंक्शन में जाना है, इसलिए हम भी तैयार हो गए। अच्छे लग रहे हैं ना हम? इतना सुनते ही स्वाति ने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया। फिर बोली, आप दोनों कम से कम थोड़ा सोच तो लिया करिए। वो 5 स्टार होटल है, वहां बड़े बड़े रईस लोग आते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं। वहां खाने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज का एक क्लास होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। और आप लोगों ने पता नहीं कौन से जमाने के कपड़े पहन लिए हैं, बिल्कुल देहाती लोगों जैसे। अगर आप दोनों वहां गए ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती ही होगी। मैं सन्न रह गई। मैंने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शर्म की हंसी साफ दिख रही थी। वो हंसी छुपाते हुए बोला, माँ, स्वाति ठीक कह रही है, वहां आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत अमीर लोग आएंगे, उनका एक अलग क्लास होता है, आप उनके साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप दोनों घर पर ही रहिए, हम लोग आपके लिए बाहर से खाना ले आएंगे। रवि से ऐसे जवाब की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। मैंने बस इतना कहा, तुम दोनों जाओ, खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। और चुपचाप रमेश जी का हाथ पकड़कर कमरे में वापस आ गई। कमरे में आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो बेटा जिसे इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी पूरी जिंदगी लग गई थी, आज वही बेटा हमें अपने साथ ले जाने में शर्म महसूस कर रहा था। हम ही अब उसके लिए शर्म बन गए थे। रात को मैंने हल्का सा खाना बनाया। हम दोनों ने चुपचाप खाया और बिना कुछ कहे सो गए। रमेश जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों का खालीपन और अंदर दबा हुआ दुख मैं साफ देख सकती थी। हम दोनों के पास शब्द नहीं थे, एक दूसरे से क्या कहें समझ नहीं आ रहा था। बस दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, अब बेटा हमें अपने साथ रखने, कहीं ले जाने में शर्म महसूस करता है, क्योंकि हम छोटे शहर से हैं, क्योंकि हम रईसों की तरह नहीं हैं। दिन इसी तरह बीतने लगे। स्वाति और रवि आए दिन हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मैं हर सुबह बहुत प्यार से उनके लिए लंच बनाती, लेकिन वे उसमें हमेशा कमियां ही निकालते। क्या माँ, इतना ऑयली खाना बना दिया? आजकल इतना तेल कौन खाता है? बिल्कुल गवारों वाला खाना बनाकर रख दिया है। कुछ अलग ट्राई नहीं कर सकती? वही दाल सब्जी रोज। फिर मैं कुछ अलग बनाती, चाइनीज, इटालियन, मुझे सब बनाना आता था। जो नहीं आता उसे मैं यूट्यूब से देखकर सीख लेती। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता था, लेकिन पता नहीं क्यों रवि और स्वाति कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें हमेशा कमी ही नजर आती। जब मैं हल्का खाना बनाती तो कहते, क्या माँ, इतना हल्का खाना, हम कोई बीमार है क्या? ना इसमें तेल है ना मसाला, ऐसा उबला सा खाना हम क्यों खाएं? हमें क्या समझ रखा है 80-90 साल के बूढ़े जो खाना पचा नहीं सकते? ऐसा लगता था जैसे वे दोनों मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हों। अब मैं दिन ब दिन बहुत उदास रहने लगी थी। मैं जो भी करती उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकाली जाती। मेरा आत्मविश्वास तो कब का टूट चुका था, लेकिन रमेश जी का आत्मसम्मान भी जैसे हर दिन चकनाचूर होता जा रहा था। रमेश जी को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत से अनुभव हासिल किए हैं, लेकिन रवि हर बात पर उन्हें नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटता। पापा, आखिर आपने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? पूरी जिंदगी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे। थोड़ी अपनी सोच बड़ी रखते तो शहर से बाहर निकलते तो कुछ बड़ा कर पाते। इस छोटे शहर में रहकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर आपने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। उसके शब्दों में इतना जहर होता था कि रमेश जी चुपचाप सुनते रह जाते। रवि आगे कहता, और अब आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी वही हो? आप दोनों ने कभी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। जब भी आप लोगों के साथ बाहर निकलता हूं, अलग ही देहाती जैसे दिखते हों। वो अपनी तुलना अपने कलीग्स के माता पिता से करता। मेरे कलीग्स के मम्मी पापा देखे हैं आपने? कितने स्टैंडर्ड वाले होते हैं, इंग्लिश में कितनी अच्छे से बातें करते हैं, 5 स्टार होटल में कितने क्लासिक तरीके से खाना खाते हैं। और आप लोग हर चीज हाथ से तोड़ तोड़ कर खाने लगते हो।
वो हमें शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। अब तो हाल ये हो गया था कि वे हमारी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज करने लगे थे, चाहे दवाइयों की बात हो या किसी और ज़रूरत की। कई बार कहने के बाद, बहुत आनाकानी के बाद कहीं जाकर लाते, वो भी 10 बातें सुनाकर। हर बात रमेश जी के आत्मसम्मान पर गहरी चोट करती थी, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। बेटे और बहू के जहरीले व्यवहार से हम दोनों टूट चुके थे, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। कुछ दिन पहले की बात है। रमेश जी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। मैं घबरा गई। घबराहट में भागती हुई स्वाति के पास गई। उस समय रवि घर पर नहीं था। मैंने कहा, जल्दी चलो, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं, पता नहीं क्यों बेहोश हो गए हैं। पहले तो स्वाति ने बहुत नाटक किया, फिर पास के ही एक सरकारी अस्पताल ले गई। वहां पता चला कि उनका बीपी बहुत ज्यादा गिर गया था, इसी वजह से वे बेहोश हुए थे। डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉल पिलाया और खाने पीने का खास ध्यान रखने को कहा। घर आते ही स्वाति मुझ पर बरस पड़ी। देखा, इतनी बड़ी बात थी क्या? सिर्फ बीपी ही तो कम हुआ था। आप तो हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, आगे से कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। जब बिल्कुल मरने लगे ना, तभी जाकर बताइएगा, उससे पहले नहीं। उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पलट कर कहा, जब मरने ही लगेंगे तब मैं क्या करूंगी? जब मेरे हाथ से निकल ही जाएंगे तब बताकर क्या फायदा? स्वाति ने बिल्कुल बेफिक्री से कहा, तो उससे मुझे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप दोनों बोझ ही तो हैं। अगर चले भी जाएं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। मैं सन्न रह गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुन रही हूं। रात में जब रवि आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी, स्वाति के कहे हुए वे कड़वे शब्द भी। मैं रवि को सब बता ही रही थी कि तभी स्वाति कमरे से तमतमाती हुई बाहर आई। वो मुझ पर ही बरस पड़ी। मम्मी जी, आप मेरे पीठ पीछे मेरे पति के कान भर रही हैं मेरे खिलाफ। सामने से तो आप बहुत मासूम बनती हैं, पीठ पीछे हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती हैं। फिर उसने रवि की तरफ देखते हुए कहा, देखा रवि, मैं कहती थी ना कि ये दोनों हमारे बीच दरार डालकर रहेंगे, और देखो शुरू भी हो गया है। तुम मेरी बात नहीं मानते थे। मैं सन्न रह गई, क्योंकि स्वाति साफ साफ झूठ बोल रही थी। मैंने कहा, झूठ मैं बोल रही हूं या तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं या रमेश जी मर भी जाएं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा ही होगा, एक बोझ कम हो जाएगा? इतना सुनते ही स्वाति ने आंखों में आंसू भर लिए। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए रवि के पास गई। देख रहे हो कैसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? अब मैं यहां नहीं रहूंगी। इतना अपमान सहने के बाद मैं यहां बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। रवि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उल्टा मुझ पर ही चिल्ला दिया, क्या मां, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं आप? आपकी बहू आपकी बेटी की उम्र की है, उसकी झूठी शिकायत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आज पापा बीमार हुए तो आखिर उन्हें अस्पताल कौन लेकर गया? स्वाति। पीछे खड़ी स्वाति कुटिल मुस्कान दे रही थी, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। रवि ने न मेरी बात सुनी न समझी, वो वहां से चला गया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि रवि पर अब पूरी तरह से स्वाति का कंट्रोल हो चुका है। अब मैं चाहे कुछ भी कहूं, वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या भर दिया गया था उसके दिमाग में, जिसकी वजह से वो हमसे इतना दूर हो गया था। और तभी कल रात अचानक रमेश जी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। मैं घबरा गई। वे अपने सीने को पकड़े हुए तड़प रहे थे। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरी सांसें जैसे थम गई थीं। मैं भागती हुई रवि और स्वाति के कमरे के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। काफी देर बाद झुंझलाते हुए रवि ने दरवाज़ा खोला। क्या माँ? रात के 12 बज रहे हैं। ना खुद चैन से सोती हैं, ना हमें सोने देती हैं। कौन सा भूकंप आ गया है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मैं कांपती आवाज में बोली। रवि, देख, तेरे पापा को क्या हो गया है? सीने में बहुत तेज दर्द है, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। पीछे से स्वाति आंखें मटकाते हुए आई, बोली, अरे मम्मी जी, गैस बन गई होगी। सुबह चटकारे लेकर कचौड़ियां खा रहे थे, भूल गईं? गैस की वजह से ही सीने में दर्द हो रहा होगा।
मैं वहीं रमेश जी के पैरों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाकर बोली, एक बार अस्पताल ले चलो, बस एक बार, चाहे जो भी हो, वहां जाकर पता चल जाएगा, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। रवि बेमन से चाबी लेने कमरे में चला गया। स्वाति भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैं इधर रमेश जी को संभाल रही थी, उन्हें पानी पिला रही थी। लगभग 5 मिनट बाद रवि और स्वाति बाहर आए, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बदला हुआ था। वे बहुत प्यार से रमेश जी को उठाने लगे। स्वाति के मुंह से जैसे शहद टपक रहा हो। चिंता मत करिए मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए, हम अभी शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर चलेंगे। रवि ने गाड़ी निकाली। पूरे रास्ते रमेश जी की सांसें उखड़ रही थीं। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। पास में ही अस्पताल था, लेकिन रवि वहां नहीं रुका। वो हमें घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बड़े अस्पताल में ले गया और भर्ती करवा दिया। हमें लगा शायद पिता को खो देने के डर से रवि अचानक बदल गया है। शायद अब वो सच में अपने पापा की परवाह करने लगा है। रमेश जी को एडमिट करवाकर रवि बोला, मैं दवाइयां लेने नीचे जा रहा हूं, अभी आता हूं। मैं रमेश जी के पास बैठी रही। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। थोड़ी देर में डॉक्टर आए। उन्होंने बताया, इन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। अगर अस्पताल लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद ये बचते नहीं। मेरा कलेजा धक से रह गया। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगी कि हम समय पर पहुंच गए। मैं रवि के लौटने का इंतजार करने लगी। मुझे लगा वो दवाइयां लेकर आता ही होगा, लेकिन रात से सुबह हो गई, रवि नहीं आया। और फिर पूरा अस्पताल स्टाफ हमारे इर्द गिर्द खड़ा हो गया, क्योंकि उस बड़े अस्पताल का बिल इतना ज्यादा था कि बिना भुगतान किए वहां से निकलना नामुमकिन था। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। आज हमें ये अस्पताल छोड़कर जाना था, लेकिन सवाल ये था कि जाएं तो जाएं कहाँ। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब हमारा ठिकाना क्या होगा। हमारे अपने बेटे बहू हमें एक लावारिस की तरह अस्पताल में छोड़ गए थे। हाँ, डॉक्टर ने हमारा पूरा बिल चुका दिया था, लेकिन अब हम दोबारा उस घर में लौट नहीं सकते थे। वहां हमें अपमान और दुत्कार के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए बेटे का साथ छोड़कर हमने अपना आत्मसम्मान चुन लिया। हमने तय किया कि चाहे जिंदगी फिर से शून्य से शुरू करनी पड़े, लेकिन सम्मान के साथ जिएंगे। मैंने रमेश जी से कहा, सुनिए, अब हम उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे। चाहे हमें सड़कों पर भीख क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। इतने अपमान के साथ मिली 2 रोटियों से अच्छा है कि हम अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लें। रमेश जी ने भी मेरी बात में हामी भर दी। हम दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे, फिर धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकलने लगे। हमें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, किस तरफ जाना है। अस्पताल के बाहर हम यूं ही खड़े होकर इधर उधर देखने लगे, मानो अपनी नई राह तलाश रहे हों। तभी मेरी नज़र उस युवा डॉक्टर पर पड़ी, जिसने कल हमारी मदद की थी। वो अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके शायद घर जा रहा था। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। मैं लड़खड़ाती हुई उसके पास पहुंची और पीछे से आवाज दी, सुनिए डॉक्टर साहब। वो पलटा और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ अम्मा जी, बताइए। चिंता मत करिए, अस्पताल का पूरा बिल मैंने चुका दिया है, अब आप आराम से घर जा सकती हैं। तभी रमेश जी भी मेरे पीछे आ गए। मैं संकोच में कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन रमेश जी मेरे मन की बात समझ गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, बेटा तुमने हमारा बिल चुका दिया, ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब हमारा कोई घर नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। अगर तुम हमें कहीं कोई छोटा मोटा काम दिलवा दो तो हम काम करके अपना गुजारा कर लेंगे, रहने की व्यवस्था भी किसी तरह कर लेंगे। डॉक्टर कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, आपकी उम्र को देखते हुए मैं आप लोगों से किस तरह का काम करवा सकता हूं, ये तो बहुत गलत होगा। आप लोग अब काम करने की उम्र में थोड़े ही हैं। मैंने तुरंत बीच में कहा, बेटा काम करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक शरीर साथ दे इंसान को काम करना चाहिए। और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम मुझे किसी छोटे होटल या ढाबे पर खाना बनाने के लिए लगवा दो, हम बूढ़े बुढ़ियों का गुजारा उतने में चल जाएगा।
डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या आप सच में अच्छा खाना बना लेती हैं? मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बेटा, तुम जिस तरह का खाना कहो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज, हर तरह का खाना बना सकती हूँ। मेरी उम्र और इस सादे से रूप को मत देखो। अगर विश्वास ना हो तो मैं अभी बनाकर खिला सकती हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो परख रहा हो, फिर बोला, ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, एक बार मेरे घर चलिए, वहां आप मुझे कुछ बनाकर खिलाइए। अगर मुझे पसंद आया तो एक काम है जो शायद आप कर सकती हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। रमेश जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे हमने कोई छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। हम डॉक्टर की गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में रमेश जी ने उससे पूछा, बेटा, आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन हम अभी तक आपका नाम नहीं जानते। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, मेरा नाम रघुवीर है और मुझे अच्छा लास्प है अगर मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर पाऊं, अपनी औकात के हिसाब से। रमेश जी बोले, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हर इंसान तुम्हारे जैसा बड़े दिल वाला नहीं होता। बातें करते करते रघुवीर का घर आ गया। गाड़ी गेट के सामने रुकी। हम दोनों नीचे उतरे और घर को देखकर हैरान रह गए। एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला, सामने सुंदर सा गार्डन, बीच से जाती पक्की सड़क, दोनों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे पेड़, अलग अलग तरह के फूल, जैसे किसी सपने की दुनिया हो। गेट के अंदर जाते ही माली ने रघुवीर को नमस्कार किया और हमें जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। रघुवीर ने हमें अंदर आने का इशारा किया। हम धीरे धीरे थोड़े डरे सहमे घर के अंदर गए। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। घर बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। हम चारों तरफ देखकर आश्चर्य में डूबे हुए थे। रघुवीर ने हमें बड़े से आलीशान सोफे पर बैठने को कहा। हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो कितना अमीर है और हम कितने बेसहारा। उसने कभी हमें नीचा महसूस नहीं होने दिया। उसने नौकरानी से चाय नाश्ता बनाने को कहा। 2 दिनों से हमने ठीक से कुछ खाया नहीं था। जो भी मिला वो हमें अमृत जैसा लगा। नाश्ते के बाद रघुवीर फ्रेश होकर नीचे आ गया, फिर बोला, अम्मा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे छोले बनाकर खिला सकती हैं? मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर वो बोला, लेकिन चने भीगे हुए नहीं हैं। बिना भीगे चनों से छोले बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कुछ देर चुप रही, फिर पूरे आत्मविश्वास से बोली, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं रसोई में गई, चनों को गर्म पानी में डाला थोड़ी देर के लिए। एक तरफ मसाले तैयार करने लगी और दूसरी तरफ चने में कई सीटियां लगवाईं। लगभग आधे घंटे में छोले और गरम गरम पूरियां तैयार थीं। इधर रमेश जी मेरा हौसला बढ़ाते रहे। रघुवीर अपना कुछ काम निपटा रहा था। जब मैंने उसे छोले पूरी परोसे तो पहला निवाला खाते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, इतने स्वादिष्ट छोले मैंने आज तक नहीं खाए। मेरे और रमेश जी के चेहरे पर खुशी छलक उठी। फिर रघुवीर बोला, आप जानती हैं मैंने ये टेस्ट क्यों लिया था? मैंने आश्चर्य से पूछा, शायद आपको घर में खाना बनाने वाली चाहिए थी? वो मुस्कुराया, नहीं, दरअसल मेरे पिताजी का एक 5 स्टार होटल है और वहां हमें एक नॉर्थ इंडियन शेफ की जरूरत है। आपके इन छोलों ने साबित कर दिया कि आप ये काम बखूबी कर सकती हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, नहीं बेटा, 5 स्टार होटल में खाना? मैं इतनी बड़ी बावर्ची नहीं हूं। रघुवीर बोला, आप बन सकती हैं अम्मा, चिंता मत करिए। आप पर ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा। किचन में स्टाफ होगा। आप बस उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगी और चेक करेंगी कि सब सही बना है या नहीं। मैंने रमेश जी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। रमेश जी ने गर्व भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस खाना बनाने के काम को लेकर जिंदगी भर बेटे बहू ने मुझे ताने दिए, आज वही हुनर मेरी पहचान बनने जा रहा था। उसी शाम रघुवीर हमें होटल लेकर गया। वहां उसने मुझे होटल की रसोई दिखाई। रसोई सच में बहुत बड़ी थी और वहां पहले से कई शेफ तेजी तेजी से खाना बना रहे थे।
उनके हाथ इतनी फुर्ती से चल रहे थे कि उन्हें देखकर मैं घबरा गई। मेरे मन में डर बैठ गया कि मैं इतनी तेजी से कैसे काम कर पाऊंगी। मैंने रघुवीर से कहा, बेटा, मैं इन लोगों के साथ कैसे काम कर पाऊंगी? ये तो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। रघुवीर ने मुस्कुराकर मुझे हौसला दिया और कहा, अम्मा जी, आपको इनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है। आपको बस अपनी स्पेशल डिशेस बनानी हैं, उनकी रेसिपी इन्हें समझानी है और ये चेक करना है कि खाना सही बन रहा है या नहीं। आपका काम बस इतना है कि इंडियन खाने का असली स्वाद बना रहे। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने हाँ कर दी और तय हुआ कि अगले दिन से मैं होटल आना शुरू कर दूंगी। रघुवीर ने हमें सर्वेंट एरिया में बने कमरों भी दिखाए। शेफ के लिए वहां अलग अलग कमरे थे। उनमें से एक कमरा मुझे और रमेश जी को दे दिया गया। कमरा न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। उसमें एक बिस्तर और कुछ जरूरी सामान था। हम दोनों खुश थे कि कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो आ गई थी। अगले दिन से मैंने होटल की रसोई संभालनी शुरू कर दी। शुरुआत में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। नए लोग, नया माहौल और काम का अलग ही स्तर था, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत होने लगी। रमेश जी हर कदम पर मेरी मदद करते रहे। मैंने अपनी स्पेशल डिशेस एक एक करके बनानी शुरू की। जब वो डिशेस ग्राहकों को दी जातीं तो उन्हें बहुत पसंद आतीं। कुछ ही महीनों में अम्मा की थाली नाम से एक अलग मेनू तैयार किया गया, जिसमें मेरी खास डिशेस शामिल थीं। ग्राहकों को उसका स्वाद बहुत भाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था और इस काम के लिए हमें अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। अब हम उस छोटे से कमरे में नहीं रहते थे, बल्कि एक ठीक-ठाक सा फ्लैट ले लिया था। अपनी जिंदगी से हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन होटल में एक बहुत बड़ी कंपनी का इवेंट होने वाला था। उस इवेंट के स्पेशल मेनू में अम्मा की थाली को शामिल किया गया। उस दिन हमें देर रात तक होटल में रुकना था। मैं अपने काम में लगी हुई थी। जो ऑर्डर आते मैं उन्हें बनवाती और वेटर उन्हें इवेंट में आए मेहमानों को सर्व करते। कंपनी के डायरेक्टर को मेरी स्पेशल रेसिपी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे बुलवाया। मेरे और रमेश जी के लिए ये पल बेहद गर्व का था। मैं रमेश जी के साथ पार्टी हॉल पहुंची। डायरेक्टर ने मुझे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने मेरे काम के लिए धन्यवाद किया। मैं धीरे धीरे सारी संभालते हुए स्टेज पर गई। मुझे वहां सम्मानित किया गया। मेरी नज़र वहां मौजूद लोगों पर घूमी, तभी एक जगह जाकर ठहर गई। सामने रवि और स्वाति खड़े थे। वे दोनों लगातार मुझे ही देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वे कितने हैरान थे। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान आ गई, जैसे मैं उन्हें बिना कुछ कहे ही दिखा रही थी कि जिस काम को वे कभी छोटा और बेकार समझते थे, उसी काम ने आज मुझे सम्मान दिलाया है। मैं स्टेज से नीचे उतरी और रसोई की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, माँ! मेरा कलेजा धक से रह गया। मैंने घबराकर रमेश जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों पीछे मुड़े। सामने रवि और स्वाति खड़े थे। वे बनावटी मुस्कान के साथ हमारे पास आए और बोले, अरे माँ, आप इतने बड़े 5 स्टार होटल में शेफ बन गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये सब कब किया? रमेश जी ने बीच में ही उनकी बात काट दी और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? हम जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से और इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, और अब हमें किसी के तानों और फालतू बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। स्वाति मुंह खोलते हुए बोली, अरे पापा जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम तो अगले ही दिन आप दोनों को लेने वाहन लेकर गए थे, लेकिन पता नहीं आप दोनों कहाँ चले गए थे। हमने आपको बहुत ढूंढा, हर जगह, हर गली, हर मोड़ पर आप नहीं मिले। स्वाति की बनावटी सहानुभूति अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं लगभग चिल्लाते हुए बोली, कितना झूठ बोलोगी स्वाति? तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करके हमें अस्पताल में लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़कर आज सहानुभूति दिखा रही हो। एक कड़वी सच्चाई तो तुम्हें पता ही है, लेकिन आज एक और सच्चाई मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अगर तुम्हारी रूह न कांप जाए तो कहना। मैं उसका हाथ पकड़कर होटल के वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां एक बुजुर्ग झुके हुए, हाथों में दस्ताने पहने चुपचाप जूठे बर्तन धो रहे थे। जैसे ही वो पीछे मुड़े, स्वाति के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता नरेंद्र जी थे।
स्वाति टूट कर उनके पास गई, उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप यहाँ इस हालत में कैसे? होटल में बर्तन धो रहे हैं, ये सब कैसे हो गया? भैया कहाँ है? उसने आपके साथ ऐसा कैसे किया? नरेंद्र जी ने भारी मन से उसे अपने कंधे से हटाया और पीछे धकेलते हुए कहा, तू किस अधिकार से ये पूछ रही है कि तेरे भैया ने मेरे साथ क्या किया? तू और तेरे पति ने रमेश जी और निर्मला जी के साथ क्या किया? क्या वो तुझे याद है? उसने तो धोखे से मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और मुझे सड़क पर छोड़कर अमेरिका भाग गया। लेकिन तुम दोनों ने इन्हें अस्पताल में लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि इतने बड़े अस्पताल का बिल ये कैसे चुकाएंगे और उनके साथ कैसा सलूक होगा। स्वाति की आंखें शर्म से झुक गईं। रवि भी वहीं खड़ा था, जमीन में गड़ा हुआ। नरेंद्र जी ने आगे कहा कि मैं पागलों की तरह दर दर भटक रहा था। कुछ हफ्ते पहले नीलिमा जी और रमेश जी की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं सड़क के किनारे 2 रोटी की आस में पड़ा था। इन्होंने मुझे पहचान लिया और अपने साथ ले आए, अपने फ्लैट में जगह दी। मुझे और कोई काम तो आता नहीं था, इसलिए इस बड़े होटल में बर्तन धोने का काम दिला दिया। आज मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें खुश हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म तो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके आती है, जहां मैंने पागलों की तरह अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा दिया और वही बच्चे नालायक निकले। एक बेटी जिसने अपने बूढ़े सास ससुर को ठुकरा दिया और एक बेटा जिसने अपने पिता को सड़क पर छोड़ दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहता। स्वाति रोती हुई बोली, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप तीनों को अपने साथ ले चलूंगी, आपकी बहुत सेवा करेंगे। लेकिन नरेंद्र जी ने उसे फिर से पीछे धकेलते हुए कहा, जिस दुनिया से तुम आए हो वहीं लौट जाओ। हम तीनों जहां हैं बहुत खुश हैं। कम से कम हम किसी पर बोझ नहीं हैं। और ये मत समझना कि मैं यहां बर्तन धोकर कम कमाता हूं। जितना तुम बड़े बड़े दफ्तरों में कमाते हो, लगभग उतना ही मैं यहां कमा लेता हूं। अब अपने दिल में ये दर्द लेकर जियो कि तुम्हारा बाप मेहनत से रोटी कमा रहा है और मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। इधर रवि लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भी वहां से भगा दिया। हम तीनों बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बन चुके थे और हमने कसम खाई कि जब तक हम हैं एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। स्वाति और रवि वहां से मुंह लटकाए चले गए। मुझे नहीं पता उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, लेकिन इतना तय है कि वे कभी चैन से नहीं सो पाए होंगे, क्योंकि स्वाति ने अपने पिता को जूठे बर्तन धोते देखा था और रवि ने अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में भी मेहनत करते देखा था। और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अपनी मेहनत की इज्जत की रोटी कमा रहे हैं और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, क्या हमें स्वाति और रवि के साथ सही किया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।